हार को जीत की शुरुआत समझ, ठोकरों को मंजिल की पैगाम समझ। तुझे रुकना नहीं है हालातों को देखकर, तू खुद पे भरोसा रख और तू खुद को तूफान समझ। क्या आपने कभी सोचा है कि इस देश का सबसे शक्तिशाली दस्तावेज सिर्फ 85 शब्दों से शुरू होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हीं 85 शब्दों से इस देश का मालिक तय किया जाता है? मैं बात कर रहा हूं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित फोकस प्लस स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना का चैप्टर पढ़ेंगे। प्रस्तावना दोस्तों, सबसे पहले प्रस्तावना को अमेरिका में इंक्लूड किया गया था। प्रस्तावना को अमेरिका में इंक्लूड किया गया था। इन्हीं प्रस्तावना को अलग अलग देशों ने अमेरिका से लिया है, जिसमें भारत भी शामिल है। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना शब्द है वो किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से लिया गया है। एक यहाँ पर कंफ्यूजन पॉइंट ये भी आता है कि प्रस्तावना तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, कुछ राजनीति शास्त्र ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अलग अलग शब्दों से कहा है या अलग अलग नाम दिया है। जैसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसे परिचय पत्र किसने कहा है? तो N.A. पालकीवाला ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। P से परिचय, P से पालकीवाला। तो परिचय पत्र किसने कहा है? पालकीवाला ने। अब भारतीय संविधान की आत्मा कह सकते हैं या कुंजी कह सकते हैं या आभूषण कह सकते हैं। ये तीनों एक ही शब्द है। आत्मा, कुंजी, आभूषण, ये किसने कहा है? तो ठाकुर दास भार्गव। ठाकुर दास भार्गव ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कुंजी, आभूषण या आत्मा कहा है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को प्रस्तावना की आत्मा कहा है। भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना की संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। वैसे अगर पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो प्रस्तावना कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। एक अंग्रेज सुप्रसिद्ध थे अर्नेस्ट बर्कर ने, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा है। कुंजी नोट किसने कहा है? अर्नेस्ट बार्कर ने, जो अंग्रेज के सुप्रसिद्ध राजनीति शास्त्र थे। इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा है। अब आते हैं हम लोग प्रस्तावना की तरफ। प्रस्तावना जो है कहां से स्टार्ट होता है? हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। प्रस्तावना में टोटल 85 शब्द है जो स्टार्ट होता है हम भारत के लोग से। अगर पूछा जाए संविधान को जो शक्ति प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो भारत की जनता से ही संविधान को वो शक्ति प्राप्त होता है, और संविधान से ही हमारा पूरा देश चलता है। तो हम भारत के लोग से संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट होता है, और लास्ट में जाते जाते 26 नवंबर 1949 को इसे पारित किया गया। आपको पता है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर क्या बनता है? प्रस्तावना। यही प्रस्तावना बनता है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। अब हम लोग आते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जो इसमें इंक्लूड है। जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों, ये चैप्टर आपके समझ के लिए बेहद जरूरी है। आपको एक बार समझ लेंगे तो संविधान का जो मोटी मोटा स्टार्टिंग का पॉइंट है आगे के चैप्टर के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से समझना बेहद जरूरी है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? संपूर्ण मतलब होता है दोस्तों पूरा, प्रभुत्व मतलब खुद, संपन्न मतलब संपन्न, अर्थात भारत खुद संपन्न है, वो विदेशी या दूसरे देशों पर संपन्न नहीं है। भारत अपना निर्णय खुद ले सकता है, भारत अपने देश में कानून खुद बना सकता है, इसमें दूसरे देश को हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत अपनी नीतियां खुद बना सकता है, भारत अपना और या किसी और देश से निर्णय लेने के लिए वह खुद स्वतंत्र है, इसमें दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं चलेगा। यही है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब हम लोग आते हैं समाजवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा दोस्तों क्या होता है? समाजवादी विचारधारा की मतलब कि देश में अमीर और गरीब में ज्यादा फर्क न रहे, ज्यादा खाई न रहे, देश की संपत्ति ऐसा ना हो कि कुछ अमीरों के ही हाथ में रहे, गरीब और अमीर सबके हाथ में रहे, सबको एक समान लेकर चलना है। ऐसा ना कि सिर्फ अमीरों में वह संपत्ति बांट दिया जाए। ऐसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे एक गांव में एक कुआं या नल है, उस कुएं या नल से क्या निकाला जाता है? पानी। उस पानी को केवल एक और दो लोगों में नहीं बांटा जा सकता, गांव में हर एक सदस्य को पानी देना है। वैसे ही समाजवादी शब्द यही कहता है, समाजवादी विचारधारा, वादी का अर्थ होता है विचारधारा, समाज का मतलब समाज के विचारों से चलना, अर्थात कि देश की संपत्ति सबके हाथों में जाना चाहिए, कुछ अमीर वर्गों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। अब हम लोग आते हैं पंथ निरपेक्ष। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष अर्थात किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देना। देश हमारा पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष है, अर्थात किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। धर्म होगा तो व्यक्ति का होगा, धर्म ना किसी राज्य का होगा ना किसी राष्ट्र को होगा। एक स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ते हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल का दायित्व ये है कि वो सारे धर्म के बच्चों को एक समान मानकर शिक्षा दे, किसी एक बच्चों को विशेष धर्म पर फोकस न करे। वैसे ही देश में जो धर्मनिरपेक्ष हमारा राष्ट्र है, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, वो सारे धर्म को एक साथ मानकर चलेगा कि सारे धर्म एक समान है। इसमें आपको धर्म मानने की भी स्वतंत्रता दी गई, बोलने की भी स्वतंत्रता दी गई है। यही है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द। अब आते हैं लोकतंत्रात्मक के तरफ। लोक मतलब होता है जनता, तंत्र मतलब होता है व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, उन्हीं प्रतिनिधियों में सरकार बनती है। लोकतंत्रात्मक का अर्थ हुआ कि जनता ही वह सबसे बड़ी शक्ति है जो अपने प्रतिनिधियों को क्या करती है? चुनती है। उन्हीं प्रतिनिधियों में से सरकार बनती है, अर्थात जनता ही सबसे बड़ी शक्ति है जो सरकार को चुनती है। इसकी कुछ मुख्य विशेषता है, जैसे आपको मत देने का अधिकार, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग इसमें मत दे सकते हैं, लेकिन इसके पहले 61वें संविधान संशोधन के पहले इसमें मत देने का जो अधिकार था उसमें 21 वर्ष था। जब 61वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों, तो ये आयु घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग अपने मत का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। उन्हीं प्रतिनिधियों में से सरकार चुना जाता है। इसके कुछ और मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे मत देने का अधिकार, कानून के नजर में सब
एक समान है। कानून के नजर में सब एक समान है। लोकतंत्रात्मक का एक लाइन में अगर अर्थ आप समझना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं जनता का, जनता के द्वारा, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए चलाया गया शासन लोकतंत्रात्मक कहलाता है। लोकतंत्रात्मक का अर्थ क्या होता है? जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए चलाए जाने वाली शासन या चलाए जाने वाली व्यवस्था लोकतंत्रात्मक व्यवस्था कहलाती है। और भारत एक लोकतंत्रात्मक राष्ट्र या देश है। अब हम लोग आते हैं गणतंत्र की तरफ। गणतंत्र क्या होता है दोस्तों? गणतंत्र होता है कि हमारे देश के जो राष्ट्र अध्यक्ष होंगे वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। हमारे देश के जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। ये नहीं कि आप राजा का बेटा राजा ही बनेगा, वंशानुगत नहीं चुने जाते हैं। गणतंत्र का अर्थ होता है वंशानुगत, इसमें वंशानुगत राष्ट्र अध्यक्ष नहीं होंगे। जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये किसी राजघराने से चुनकर नहीं आई हैं, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आती हैं, ये वंशानुगत रूप से नहीं चुनी जाती हैं। तो गणतंत्र का अर्थ क्या होता है कि ऐसा व्यवस्था जिसमें वंशानुगत शासन न हो, यही है गणतंत्र व्यवस्था। और भारत एक गणतंत्र देश है। अब हम लोग आते हैं कुछ के इसके दो मुख्यवाद है जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक है बेरूबाड़ी संघवाद, एक है बेरूबाड़ी संघवाद। ये कब था? तो ये 1960 ईस्वी में। इस वाद में क्या कहा गया दोस्तों? इस वाद में कहा गया कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है, ये संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब बेरूबाड़ी संघवाद कब का है? 1960 ईस्वी का। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है, तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बाद केशवानंद भारती मामले में या केशवानंद भारती वाद में 1973 में ये कहा गया कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसके मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। मतलब जो प्रस्तावना है ये संविधान का ही भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है बशर्ते इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन न किया जाए। और इसके ठीक 3 साल बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसमें संशोधन किया गया जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। यही 3 शब्द जोड़े गए। समाजवादी मैंने आपको बता दिया, पंथ निरपेक्ष भी मैंने आपको समझा दिया। अखंडता क्या होता? अखंड, जिसके टुकड़े न हो सके, जिसके खंड न हो सके, अर्थात भारत एकता और अखंडता का प्रतीक है। भारत के टुकड़े न हो सके या भारत को कोई अलग न कर सके, यही है अखंडता। भारत एकता और अखंडता का प्रतीक है, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, यही है अखंडता। इसकी प्रस्तावना में कुछ न्याय की बात की गई है, जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय अर्थात समाज में सबको एक समान न्याय मिले। आर्थिक न्याय, कोई आर्थिक रूप से तंग न रहे, अर्थात कोई पैसे की वजह से न्याय किसी को नहीं मिल पा रहा है तो ये संविधान में ये कहा गया है कि कानून न्यायालय खुद उसे वकील करने के लिए पैसे या सरकार, न्यायालय ये कहता है कि सरकार उस गरीब वर्ग को वकील करने के लिए खुद पैसा दे और कानून व्यवस्था उसे दे। राजनीतिक न्याय, भारत में राजनीतिक न्याय का वर्णन है लेकिन धर्मनिरपेक्ष न्याय का वर्णन नहीं है, क्योंकि आपको पता है धर्म को बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है।
जबकि हमारा राजनीतिक न्याय का वर्णन यहाँ पर किया गया है, जबकि धार्मिक न्याय का वर्णन नहीं किया गया है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको एक मोटा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो एक बार इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।